दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। समकालीन कलाकारों पर आधारित ऑडियो श्रृंखला का यह 8वां अंक प्रस्तुत है और आज हम चर्चा करेंगे असित कुमार हल्दर के बारे में। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं असित कुमार हल्दर के बारे में। बंगाल शैली के प्रसार और उसके विकास में असित कुमार हल्दर का महत्वपूर्ण योगदान है। अपनी कला में रूप की कल्पनाशीलता, चित्र सृजन के सामर्थ्य तथा प्रभावकारी रंग संयोजन के कारण विख्यात श्री हल्दर का जन्म 10 सितंबर 1890 को कलकत्ता में हुआ। हल्दर ने शासकीय कला विद्यालय कलकत्ता में 1906 से 1911 तक कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा प्राप्त की। इसी दौरान 1908 में अंग्रेज मूर्तिकार लियोनार्ड जैनेज से हल्दर ने मूर्ति शिल्प की शिक्षा प्राप्त की। यह दौर उनके छात्र जीवन के लिए बड़ा रोमांचकारी था। इन्हीं दिनों 1909-10 में वह लेडी हैरिंगम के साथ अजंता के भित्ति चित्रों के अवलोकन के लिए भेजे गए थे, जहां उन्होंने इन चित्रों की अनुकृतियां की। 1917 और 1921 में उन्होंने बाघ के गुफा चित्रों की तथा 1914 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए जोगीमारा के गुफा चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। अपने गुरु अवनींद्रनाथ से कला शिक्षा लेकर हल्दर ने नवनिर्मित कला भवन का रास्ता लिया, जहां उन्हें 1911 में अध्यक्ष बनाया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के तहत स्थापित हुए इस कला भवन की बहुत प्रतिष्ठा थी। हल्दर इस कला भवन के अध्यक्ष पद पर 1923 तक रहे। इस अवधि में हल्दर ने यूरोप की भी यात्रा की और वहां कला का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। यूरोप से लौटने तथा कला भवन के अध्यक्ष पद से मुक्ति के बाद वे कुछ समय के लिए महाराजा कला विद्यालय जयपुर के प्राचार्य रहे। इसके बाद वे 1925 में राजकीय कला विद्यालय लखनऊ के प्राचार्य बने, जहां वे 1945 तक इस पद पर कार्य करते रहे। इस विद्यालय के प्राचार्य पद पर पहुंचने वाले वे पहले भारतीय कलाकार भी थे। हल्दर प्रखर कलाविद और कलाकार थे, जिनकी ख्याति आचार्य तथा सर्जक दोनों के रूप में है। बंगाल शैली की कला को विकसित करने में उनकी भूमिका बड़ी प्रभावी रही है। जैसा कि आरंभ में संकेत किया गया है कि हल्दर की कला अपनी रूपात्मक कल्पनाशीलता, चित्र निर्मितियों की सामर्थ्य और रंग संयोजन के कारण विशिष्ट मानी जाती है। हल्दर कलाकार के साथ साथ समर्थ कवि भी थे, जिसके प्रभाव को उनकी कला पर सहजता से देखा जा सकता है। हल्दर की कला में प्रकृति के नाना रूपों को जिस तन्मयता, मधुरता और चित्रमयता के साथ अंकित किया गया है, वैसे कम कलाकारों में दिखाई देता है। रंगों का माधुर्य, कविता की तरलता के साथ इस कला संसार में ऐसे उतरता है जैसे वह इंद्रधनुषी आभा हो। हल्दर की कला की विविध वर्णिता भारतीय कला के आयामों को दर्शाने वाली कला है। अजंता, बाघ, जोगीमारा आदि के भित्ति चित्रों का प्रभाव भी हल्दर की कृतियों पर दिखाई देता है। रेखाओं की लय, आकृतियों का गठन और अंगों की लोच को देखने से लगता है कि हल्दर की कला का बंगाल शैली की कला से अन्यतम महत्व है। इस कलाकार ने अमूर्त कृतियों की रचना भी की है, जिसकी सूक्ष्मता और तूलिका घात सहज ही ध्यान खींचते हैं। हल्दर की कला अनेक स्तरों पर प्रभावित करती है, जिसमें पारंपरिक भारतीय कला के वैशिष्ट्यों के साथ साथ पाश्चात्य तकनीकों का भी प्रयोग सधा हुआ है। एक बात जो सबसे अधिक ध्यान देने वाली है कि वह हल्दर उन भारतीय कलाकारों में अग्रणी हैं जो भारतीय परंपराओं और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। भारतीय पर्व त्योहार, मेले ठेले, उत्सव और भारतीय जन की आकांक्षाओं की अंकित करते हल्दर यह हमेशा याद रखते हैं कि कला अपने समय की अवहेलना नहीं होती। कला तो वह होती है जिसमें उसका पूरा परिवेश रूपायित होता है और इस रूपायन में सौंदर्य तथा विरूपण दोनों का समान महत्व होता है। ईवी हैवेल ने द रुबाइयाँ ऑफ
उमर खयाम की भूमिका में लिखा भी था कि रुबाइयों का चित्रण करने वाले भारतीय और यूरोपीय बहुत से चित्रांकन हैं, लेकिन कोई भी प्रवाह और निश्चितता के साथ रुबाइयों की कोमलता को नहीं छू सका। ऐसी स्थिति में हल्दर ने अपनी तकनीक में मुगल दरबारी चित्रकारों की श्रेष्ठ कला परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रत्येक रुबाई के चित्रांकन में अपनी सृजनात्मक कल्पना शक्ति और लयात्मक सौंदर्यानुभूति की निजी मोहर लगा दी है। इसका मतलब यह है कि हल्दर ने अपने आरंभिक कामों में भी जिस तन्मयता और चित्रमयता और रुबाइयों के भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति की थी, वह सबको छू सकी और स्वयं हैवेल जैसे कला पारखी भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। हल्दर ने अनेक स्तरों पर काम किया, नाना प्रकार के प्रयोग किए और बंगाल शैली की स्थानीयता को रचनात्मक स्तर पर विकसित करने का सार्थक उद्यम किया। असित कुमार हल्दर के पिता राखाल दास हल्दर परंपरा प्रिय पिता थे। उनकी शास्त्रीय समझ और परंपरा का ज्ञान बहुविख्यात था। यही कारण है कि वे अपने पुत्र में अच्छा संस्कार देखना चाहते थे और उनके मन में यह इच्छा थी कि उनका पुत्र भारतीय मूल्यों का पोषक बने। कलागुरु अवनींद्र नाथ के संरक्षण में अपने पुत्र को देखकर राखाल दास निश्चिंत भी हो गए थे कि उनका पुत्र अच्छे संस्कारों के साथ कला की सेवा में प्रवृत्त होगा। उनका सपना सच हुआ और असित कुमार ने वह बनकर दिखाया जो उनके पिता की साध थी। अवनींद्र नाथ के संरक्षण में असित कुमार को नंदलाल बसु, सुरेंद्र नाथ गांगुली, शारदा चरण उकील आदि प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों का सानिध्य मिला, जिससे असित कुमार में लगातार आगे बढ़ने की धुन सवार हुई। वे घंटों अपने कामों पर विचार करते, नई नई तकनीकों के बारे में सोचते और कला गुरु के बताए पाठों का मनन करते रहते। निरंतर अभ्यास और उस पर लगातार विचार करने की आदत ने असित कुमार को जहां संकल्प का पक्का बनाया, वहीं निरंतर चिंतनशील भी बनाया। तैल, जल, टेम्परा आदि माध्यमों में काम करते रहने की प्रवृत्ति और लगातार अनछुए विषयों की खोज करने की आदत ने असित कुमार को सर्वथा भिन्न मार्ग में डाल दिया, जिससे वे अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो सके। उनकी यह विशिष्टता प्रायः सबको चकित करती है कि जो विषय उनके मन को भा जाता था, उस पर वे बिना झिझक के काम करना शुरू कर देते थे। अपनी परंपरा का उन्हें भान था और वे हमेशा सृजनात्मक ढंग से देखने के आदी थे। विषय चाहे जैसा हो, अगर वे उन्हें पसंद आ जाते तो इस पर काम करना उन्हें प्रिय लगता। अपनी परंपरा से लेकर अपने आसपास के जीवन, परिवेश, प्राकृतिक दृश्य और पारंपरिक आख्यानों को उन्होंने अपने चित्रों का विषय बनाया और उसे अपनी कला सृजनात्मकता से अद्वितीयता प्रदान की। सर्वथा मौलिकता की परवाह न करते हुए उन्होंने भारतीय परंपरा के सजावटी तत्वों का भी बेहतर इस्तेमाल किया और उसे अपनी निजी छाप से द्विगुणित कर दिया। हल्दर की इस विशेषता को कई लोगों ने प्रश्नांकित करने की कोशिश भी की थी और कहा था कि उनकी कृतियों में रंगों का खेल है और कृत्रिम रूपात्मक संयोजनों की भरमार है। बाद में इन्हीं आलोचकों ने हल्दर की कला में विशिष्टता के दर्शन किए और बताया कि ऐसा मौलिक रूप संयोजन और कल्पनाशीलता किसी अन्य कलाकार में नहीं दिखती। असित कुमार हल्दर की कला की एक विशेषता वह सुकुमार सौंदर्य भी है, जो सर्वथा अनछुआ और मौलिक है। प्रकृति चित्रण में यह विशेषता प्रायः सबको आकर्षित करती रही है। रविन्द्रनाथ की एक छवि हल्दर ने भी बनाई थी, जिसकी उत्कृष्टता से स्वयं कवि गुरु भाव विह्वल हो गए थे और कहा था, यह आपकी आत्मा का स्वतंत्र विलास है, इसीलिए अपनी चेतना से आपने मिट्टी में प्राण फूंक दिए हैं, अपनी श्रद्धा के ताप से मूर्ति को प्रकाशित कर दिया है। आपका स्वप्न एक ऐसी कलाकृति के रूप में मूर्तिमान हुआ है जिसमें रूप तो मेरा है, आनंद आपका है। हल्दर की कला संसार के बहुत से रंग हैं, नाना तरह के कलात्मक भाव हैं, जिसे कलाकार ने अपनी संवेदना से प्रकाशित कर दिया। इस कलाकार के विषय व्यापक हैं, उनका बर्ताव भी विभिन्न रंगतों वाले हैं। चित्र श्रृंखलाओं के सृजन में हल्दर का मन बहुत रमता था।
उमर खयाम की रुबाइयों पर चित्रांकन हो या संथाल जीवन, रासलीला और महात्मा बुद्ध के जीवन को आधार बनाकर श्रृंखलाओं की रचना हो, हलदर की कृतियां अपनी निजता में प्रभावकारी हैं। मेघदूत, ऋतुसंहार और पारंपरिक आख्यानों को आधार बनाकर अंकित किए गए चित्रों में माधुर्य और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय ही बनता है। इस कलाकार ने जल, तैल और टेम्परा माध्यमों में अनेक अविस्मरणीय कृतियों की रचना की। मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई तो लाख से लकड़ी पर कसीदाकारी के विलक्षण नमूने भी दिखाए। अपनी इस चित्र श्रृंखलाओं के अतिरिक्त हलदर अशोक वाटिका में सीता, संगीत की लौ, अप्सरा, दमयंती, अनंत, जीवन, कृष्ण यशोदा, वासवदत्ता, निर्माता अकबर, शिष्यों को फल देते हुए बुद्ध जैसी कृतियों के लिए कभी भुलाए न जा सकेंगे। उनकी कृतियां भारत और विदेश में स्थित अनेक संग्रहालयों में सुरक्षित और संग्रहित हैं। इसी तरह की कुछ कृतियों को मैंने इलाहाबाद संग्रहालय में भी देखा है। इलाहाबाद संग्रहालय सहित लखनऊ में भी हलदर की कृतियां जो है वो संग्रहित की गई हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, लाहौर संग्रहालय, त्रिवेंद्रम आदि के संग्रहालयों में भी उनकी कृतियां प्रदर्शित हैं। विदेश में देखें तो बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में, मॉस्को संग्रहालय रूस, लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इंग्लैंड में उनकी कृतियां संग्रहित की गई हैं। हलदर लंदन के रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलो रहे हैं। ललित कला एकेडमी नई दिल्ली ने उन्हें अपना रत्न सदस्य चुना तथा दूसरी कई संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया। एक चित्रकार, मूर्तिकार के साथ साथ हलदर एक बड़े संस्था निर्माता भी थे। कला भवन यानी कि शांति निकेतन, राजस्थान कला विद्यालय जयपुर तथा शासकीय कला विद्यालय लखनऊ के प्राचार्य पद पर रहते हुए हलदर ने इन संस्थाओं के विकास में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इन संस्थाओं की तकनीकी क्षमता का विकास हो या कला दीर्घाओं का निर्माण हो, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो या प्रतिभावान छात्रों को प्रशिक्षित कर उनकी प्रतिभा का विकास करना हो, हलदर ने अपनी दक्षता का परिचय देकर भारतीय कला को विकसित करने का हर संभव यत्न किया। हलदर की भूमिका इतने से ही पूरी नहीं होती। वे अपने समय के मूर्धन्य कला आचार्य और विचारक भी थे। बहुभाषाविद हलदर बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं के गहरे जानकार थे। उन्होंने गीतों और कविताओं की भी रचना की तो अनेक नाटक भी लिखे। मेघदूत और ऋतुसंहार जैसी संस्कृत रचनाओं का उन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया तथा हिंदी में भी संस्कृत और कला पर अनेक सारगर्भित निबंध लिखे। हलदर कला पर गंभीरता से विचार करने वाले प्रखर कलाविदों में अन्यतम थे। उन्होंने कला पर अनेक पुस्तकों की रचना की। कविता संग्रह, गीत संचयन, नाटक, अनुवाद और कला आलोचना की उनकी लगभग 40 पुस्तकें इस बात का प्रमाण है कि वे मूर्धन्य कलाकार के साथ साथ महत्वपूर्ण लेखक भी थे। उनकी उल्लेखनीय पुस्तकों में अगर हम देखें तो इंडियन कल्चर एट द ग्लांस, आवर हेरिटेज इन आर्ट, आर्ट एंड ट्रेडिशनल अंग्रेजी में है ये, भारतेतर शिल्प कथा, अजंता तथा भारतीय चित्रकला का इतिहास, ललित कला की धारा, रूप दर्शिका आदि शामिल हैं। कला आलोचना की उनकी पुस्तकें भारतीय कला की समृद्ध परंपरा का अवगाहन कर एक ऐसी भारतीय कला दृष्टि की खोज का यत्न है जिसमें अपनी परंपरा के स्वीकार के साथ साथ विश्व कला की समझ की आवश्यकता भी निरूपित है। हलदर यह बल देकर कहते हैं कि हजारों वर्षों की गौरवशाली भारतीय संस्कृति हमें सीख देती है कि हम उसका सम्मान करना तो सीखें पर दूसरी संस्कृतियों के सृजनात्मक उपादानों को भी महत्व दें। उन्होंने कलाकारों को यह सीख भी दी है कि वे सबसे पहले अपनी जड़ों को जानें, अपने स्थानीय परिवेश से तादाद में बिठाने की चेष्टा करें और अपने मूल्यों की अवहेलना न करें। हलदर ने देशज तत्वों से सामंजस्य बिठाए बिना सिरजी गई कलाओं को बिना बुनियाद की कला तक कहा है। सच भी है कि जो कला अपनी ही हवा, मिट्टी और अपनी संस्कृति की समझ से बेखबर हो वह कब तक कला कही जाएगी और क्यों। अपनी सांस्कृतिक विरासत, कला की समृद्ध परंपरा और अजंता पर विचार करते हुए हलदर बार बार यह याद दिलाते हैं कि कला का सृजनात्मक विकास तब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपनी कलागत जिम्मेदारियों को नहीं जान पाएंगे।
एक चित्रकार, मूर्तिकार, संस्था निर्माता के साथ-साथ कला आचार्य के रूप में हलधर का अवदान विशिष्ट है, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अंतिम क्षणों तक लगातार काम करते हुए इस कलाकार ने 13 फरवरी 1964 को लखनऊ में अंतिम सांस तो जरूर ली, पर अपनी रचनाओं के जरिए वे अपने को अमर कर गए। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कलाकार के साथ। नमस्कार।